गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा एचपीएस एग्जामिनेशन है, उस एचपीएस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जब हम अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करते हैं तो हमें है कि जब भी तैयारी को किक स्टार्ट करें तो कुछ एक डेटा, कुछ एक प्रोसेसेस, पैटर्न, सिलेबस, एज क्राइटेरिया ये हमारे जहन में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। तो इसी के लिए ये वीडियो आज का मैं फ्लोट कर रहा हूं, जिसके अंदर हम एचपीएस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी, जिसके अंदर कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और क्या सही तरीका रहता है तैयारी का, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि एचपीएस एग्जामिनेशन अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी से भी परस्यू करना चाहे, सिविल स्टैप के माध्यम से परस्यू करना चाहे, अन्य किसी एकेडमी को भी ज्वाइन करना चाहे, तो उसको क्लैरिटी हो कि हमने अगर तैयारी करनी है, रास्ता कोई भी हो सकता है लेकिन क्लैरिटी हो कि हमें तैयारी करनी कैसे है, तो उसी के लिए ये वीडियो हमारा रहेगा। इसी वीडियो के साथ सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमारी है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि नोट्स कैसे बनाए जाए। आप इसी में नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी एक वीडियो है कि प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, डिटेल्ड मंथ वाइज और डेली टाइम टेबल हमारा क्या रहना चाहिए। तो ये सारी तमाम वीडियोस मैं लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए। इसी के साथ एक वीडियो है कि आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए। तो ये सारी वीडियोस भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, सबसे पहले ये जो हमारा एचपीएस एग्जामिनेशन है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये एग्जामिनेशन एक 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। 3 स्टेज एग्जामिनेशन का मतलब है इसमें एक प्रीलिम स्टेज है, एक मेंस स्टेज है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू नहीं बोलते हैं हम लोग, इसका जो टेक्निकल नाम है पीटी, पर्सनैलिटी टेस्ट। मींस जो आप लोग अपियर होंगे कमीशन के सामने, वहां आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। इंटरव्यू शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि इंटरव्यू का मतलब है नॉलेज का चेक करना। यहां पे नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आए हो, मेंस को क्वालिफाई करके आए हो और इंटरव्यू में बैठे हो, तो इसका मतलब नॉलेज तो है। देख क्या रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या एसडीएम बनने, डीएसपी बनने, तहसीलदार बनने लायक है या नहीं है। क्या पर्सनैलिटी में वो सारे एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं। तो इसी के लिए इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिल्कुल एक डिफरेंट नेचर का एग्जामिनेशन है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपने सही क्वेश्चन को आंसर का चयन करना होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव का भी प्रोविजन है ताकि आप ओवर अटेम्प्ट ना करो, अननेसेसरी तुक्का ना मारो। दूसरा एग्जामिनेशन है मेंस एग्जामिनेशन, इसको बोला जाता है ये एक सब्जेक्टिव नेचर का एग्जामिनेशन है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको डिटेल्ड आंसर लिखने पड़ते हैं, डिटेल्ड आंसर लिखने पड़ते हैं और इसको डिटेल में जानेंगे कि एग्जामिनेशन किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बोला जाता है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जामिनेशन रहता है। मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नेचर का रहता है। थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू, डेट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये एग्जामिनेशन अन्य किसी भी प्रकार के, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी जेई क्वालिफाई किया है, एमबीबीएस क्वालिफाई किया है, तो आपको समझना पड़ेगा ये जो बाकी नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। अगर हम एमबीबीएस की मेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो समझना पड़ेगा वहां 3 सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो 12 है और 3 स्टेजेस है। तो ये अन्य हिंदुस्तान के किसी भी एग्जामिनेशन से, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन डिफरेंट है। इसमें मैं डेटा के साथ भी बात करूंगा कि इस एग्जामिनेशन में लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर हम कट ऑफ को देखें और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखें जो इस एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं, वो डेटा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि इस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी गलती कई बार बच्चे करते हैं अपने को ओवर एस्टिमेट करके या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो इस एग्जामिनेशन में जो फेलियर रेट है, जो अनसक्सेसफुल रेट है, वो भी बहुत हाई है। मैं उदाहरण के तौर पे इस साल का डेटा, 2023 का डेटा बोलूंगा। इस बार 32,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। आउट ऑफ 32,000 जो बच्चे पेपर देने पहुंचे हैं, 16,000 बच्चे पेपर देने पहुंचे हैं जो कि प्रेजेंट थे पेपर के दिन। इन 16,000 में से भी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को मेंस लिखने का मौका मिलता है। 16,000 में से केवल 220 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन रेट देखोगे, जस्ट 1.5% बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का डिसक्वालिफिकेशन रेट इज 98.5%। बच्चा इसमें डिसक्वालीफाई हो जाता है, डेट इज इसको क्वालिफाई नहीं कर पाता।
तो ये मैं क्यों डेटा बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जब तैयारी करें तो बड़े कॉन्शियसली अलर्ट होकर तैयारी करें कि आपको पता चले कि इसमें फेलियर का रेट काफी ज्यादा रहता है। जो बच्चा मेंस को क्वालिफाई करता है, और इस बार आजकल हमारे इंटरव्यू भी चल रहे हैं, और जो बच्चा मेंस को क्वालिफाई करके मेंस को डिटेल में लिखता है, उसके बाद उसमें से कुछ बच्चों को इंटरव्यू कॉल आती है, और ये इंटरव्यू कॉल कितनी आई है, 16 बच्चों ने मेंस को क्वालिफाई किया है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया 220 बच्चे में आउट ऑफ 16,000। इन 220 में से भी 16 बच्चों ने मेंस को क्वालिफाई किया है। कितना परसेंटेज निकला? लेस देन 1%। लेस देन 1%। तो 16 बच्चे यहां से अगर कंपेयर करोगे, 16 जो कि 16,000 बच्चों में से निकले हैं, तो इसका सिलेक्शन रेट कितना आया देखो, 1/10। दिस इज द सिलेक्शन रेट। तो आप देखोगे 0.1% बच्चा जो है इंटरव्यू तक पहुंचता है, 0.1% इंटरव्यू तक। इसके बाद भी जो फाइनल रैंक आती है, देखो कितना कॉम्पिटिटिव पेपर है। जो फाइनल रैंक आएगी, रैंक मींस 11 सीट्स हैं टोटल, 11 नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, तो 11 बच्चों की रैंक आएगी। तो टोटल 11 रैंक के लिए 16,000 बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन वी कैन सी इन दीज वेरी एग्जामिनेशन। इसीलिए जो मैं बार बार बात बोलता हूं कि कभी भी इस एग्जामिनेशन में आप समझो, क्यों मैं इस बात पे इतना फोकस कर रहा हूं, आप समझो कि बहुत सारे बच्चे अपना करियर खराब कर रहे हैं 4-4 5-5 साल तैयारी करके इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसको मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। मैं प्रमोट करता हूं कि अगर तैयारी करो तो पूरी शिद्दत से 2 से 3 साल तैयारी करो, और फिर इस तैयारी में होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो इस तैयारी को छोड़ दो। एचपीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की ब्यूटी क्या है? एचपीएस एग्जामिनेशन को तैयार करते तो एंटी अलाइड, इस बार जैसे एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर वैकेंसी निकली, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ये सारी ही वैकेंसीज ग्रुप ए सर्विसेज बोलते हैं एचपीएस एग्जामिनेशन को, जिसमें हम एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, ये सारी पोजीशन को हासिल करते हैं। इसके बाद पोजीशन आती है नायब तहसीलदार, तहसील वेलफेयर ऑफिसर या लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ये ग्रुप बी सर्विसेज होती है, गेस्टेड ऑफिसर है। सी लेवल पे आता है अलाइड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिनको ग्रुप सी सर्विसेज बोलते हैं, जो गेस्टेड नहीं है, प्रमोशन के बाद ये भी गेस्टेड पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और शिद्दत से करते हैं, तो हम किसी ना किसी प्रकार के पेपर को हिमाचल के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं 1-1.5 साल के अंदर। काफी सारे विद्यार्थियों ने हमारी किया भी है इस चीज को। तो हमें समझना पड़ेगा, ये डेटा के साथ मैं बात क्यों क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप एक नई जनरेशन है, आप डेटा समझते हैं, आप टेक्नोलॉजी समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 16,000 में से 11 बच्चे फाइनली क्वालिफाई करेंगे, और हर स्टेज में क्या डिस्क्वालिफिकेशन का परसेंटेज रहता है। ये इसलिए है क्योंकि इससे मैं जो प्रमोट करना चाहता हूं, डेट इज सीरियसनेस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिमाचल की, आप लाइब्रेरीज में जाइए, लाइब्रेरीज भरी पड़ी है हिमाचल की उन बच्चों को लेके जो मिस डायरेक्टेड है। बिना डायरेक्शन के तैयारी करना इस पेपर में सुसाइड करने समान है, क्योंकि इतनी मेहनत है, और मेहनत करे जा रहे बिना दिशा के मेहनत करें। ये वीडियो उसी प्रकार की दिशा देने का काम करेगा। इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में कई सारी ऐसी वीडियो है जो डायरेक्शन को लेके ही है, कि सही नोट्स बनाने का तरीका क्या है, सही सोर्स मटेरियल क्या से का चयन कैसे करें, टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर तैयारी बहुत डायरेक्शन के साथ की जाए, बहुत प्रिसाइज, सटीक और चैनलाइज वे में की जाए, तो ये एग्जामिनेशन कम समय में क्वालिफाई होता है। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को 7-8 साल में क्वालिफाई किया है। बहुत बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को 2 से 3 साल में क्वालिफाई किया है। आपने देखना है कि आप अगर एक सही तरीके से इस एग्जामिनेशन को परस्यू करेंगे, अप्रोच करेंगे, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ेगा, और कम समय में आप यंग एज के अंदर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। और इन सर्विसेज का जो चार्म है वो यंग एजेस के अंदर एंटर करने का ही है। क्लियर? तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग स्टेजेस पे कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं। दूसरे पार्ट है कट ऑफ की बात। कट ऑफ समझिए, जब मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सिलेबस को बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसको डिटेल में मैं बताऊंगा, जनरल स्टडीज। इसमें जो कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 200, लास्ट ईयर पेपर वाज टफ, तो कट ऑफ वाज 108, तो तकरीबन 55% से नीचे ही कट ऑफ रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर का लेवल मुश्किल है, ये 55 लाना कठिन होता है। मेंस एग्जामिनेशन टोटल हमारा 900 मार्क्स का रहता है, जिसमें हर साल थोड़ा कट ऑफ वेरी करती रहती है, लेकिन तकरीबन कट ऑफ, जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है, 420 प्लस मार्क्स अगर आएंगे तो हमें इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग साल में कट ऑफ अलग अलग प्रकार की रहती है।
तकरीबन तकरीबन डेटा इसी के आसपास जो है 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे डेटा होता रहता है। तो इस तरह का कट ऑफ रहता है। तो जनरली 50% के आसपास अगर आप इस एग्जामिनेशन में स्कोर कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। चलिए अगला पार्ट देखते हैं कि इन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। एचएस एग्जामिनेशन को एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 21 से 35 वर्ष की आयु में दे सकता है और कितनी बार भी दे सकता है। एज लिमिट की क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है, आप 15-20 बार भी दे दो इस एज के अंदर तो चलेगा। कुछ कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन है, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, एज वाइज भी और सीट्स वाइज भी। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। तो 5 ईयर की जो है एक्स्ट्रा एक प्रिविलेज मिलती है, एक एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम मिलता है जिसमें आप तैयारी को बाद में भी परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। 21 से 35 वर्ष का टाइम है और आपके पास मिनिमम एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी चल जाता है इसके अंदर, और 21 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु होनी चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। इसी के साथ प्रीलिम्स के अगर हम सिलेबस को डिटेल में देखें, देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी मैंने डेटा वाइज इस साल के डेटा बताया था जो कि कम है। अगले साल डेटा और ज्यादा बच्चा बैठेगा तो 16,000 में से 220 बच्चे ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। दैट कम्स आउट टू बी जस्ट 1.5% बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। तो इसी के साथ लेस देन 1.5 है। अदरवाइज जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये एक ही दिन में 2 एग्जामिनेशन होते हैं आपके। जैसे देखिए एक ही दिन में 2 एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन है जिसको बोला जाता है जनरल स्टडीज। जो लोग बिल्कुल नए हैं इस तैयारी में वो इस तरह की इस वीडियो से अपने A4 शीट में नोट्स बना सकते हैं। दूसरा एग्जामिनेशन होता है जिसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड, क्योंकि सिविल सर्वेंट का एक एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। तो 2 एग्जामिनेशन एक ही दिन में होते हैं, याद रखो, सेम डेट पे। और नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑब्जेक्टिव। और पेपर कब होता है? एक ही दिन में सेम डेट पे। पेपर के बारे में देखो, जनरल स्टडीज के पेपर की डिटेलिंग, दोनों ही पेपर का जो नेचर है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? MCQ बेस्ड। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है। जनरल स्टडीज के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये 200 मार्क्स के हैं, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। हम लोगों को लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 108 मार्क्स के आसपास रही होगी। तो नियरली 55%, दैट इज 110 मार्क्स इज अ सेफ स्कोर। इट्स अ सेफ स्कोर। जीएस में भी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के अंदर 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, इसके अंदर क्वेश्चन कितने रहते हैं? इसमें भी 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के पेपर के लिए। और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर आपको केवल क्वालिफाई करना है पेपर को। मींस क्वालिफाई करने का मतलब है जस्ट यू आर सपोज टू स्कोर 33% मार्क्स। अगर आप 33%, दैट इज 200 में से 66 मार्क्स ले आते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन पिछली बार देखा गया पेपर इतना टफ बनाया गया कि बच्चे मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व ही नहीं कर पाए और वो इस पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स को पास नहीं कर पाए। तो मींस इसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो नेचर है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का नेचर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव इज, आप एक वर्ड लिखिए, इसमें बहुत काम की एक चीज है, प्रिसीजन की गेम है। प्रिसीजन मींस आपको सटीक पता हो तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर गलत होने की संभावनाएं बहुत अधिक बन जाएंगी। ये जो जनरल स्टडीज का पेपर है इसमें 3 चीजें पूछी जाती हैं। जनरल स्टडीज के अंदर एक पार्ट होता है जिसको देखिए क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी जानकारी? हिमाचल का पॉलिटिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, आर्ट एंड कल्चर क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां की कैसे चलती है। उसके अलावा एक डोमेन हो गया एचपीजी के, एक डोमेन होता है आपको सारी करंट की नॉलेज इसके अंदर होनी चाहिए कि किसी को कौन सा अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है, इंडिया के अंदर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है, इस बार रिपब्लिक डे के अंदर कौन चीफ गेस्ट रहे थे, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट किताब लिख दी है, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हो गई है। तो सारी इस प्रकार के इंटरनेशनल इवेंट्स एंड नेशनल इवेंट की जानकारी को बोला जाता है करंट अफेयर। क्या करंट के अंदर चला है? तो लिखा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बहुत बड़ा डोमेन होता है।
अगर 100 सवाल प्रीलिम्स में आते हैं तो आप देखिए क्या बाइफरकेशन होता है। एचपी जीके से 15 से 20 सवाल एचपी जीके से रहते हैं, 15 से 20 सवाल आपके करंट अफेयर से रहेंगे। तो पेपर को हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से डिकोड किया जाए। थर्ड पार्ट होता है जिसको बोला जाता है सारे हमारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 6 सब्जेक्ट इसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है, हमें ज्योग्राफी इसके अंदर पढ़नी पड़ती है, हमें इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है, हमें पॉलिटी पढ़नी पड़ती है जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट है। साइंस वालों को एक ही एडवांटेज है कि साइंस इसमें पढ़नी पड़ती है, और एक सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि आजकल आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ये 6 सब्जेक्ट से तकरीबन तकरीबन 60 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो 60 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 15-20 क्वेश्चन यहां से आएंगे। इस तरह से आपके पूरे पेपर का कॉम्पोजिशन रहता है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर करने होते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है, जैसे मैंने डेटा के आधार पे किया कि 220 बच्चे ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, इस बच्चे को मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस एक डिटेल्ड पेपर होता है। इस डिटेल्ड पेपर में देखिए, ये देखिए प्रीलिम्स में सीसैट के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने बता रखा है। जो मेंस का पेपर होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर होते हैं 9। ये एक हफ्ता एग्जामिनेशन चलता है, सुबह शाम पेपर चलेंगे, बीच में एक आध छुट्टी भी आएगी, जैसे आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स ईच के, जिनको बोला जाता है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग मींस जैसे हमने प्रीलिम्स में एप्टीट्यूड का पेपर क्वालिफाइंग था, ऐसे ही यहां पे ये वाला पेपर लैंग्वेजेस जिसको बोला जाता है हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है। मात्र आपको 40 मार्क्स लाके दिखाने हैं। तो 40 मार्क्स इज द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। यहां पे जो 40 ले आएगा उसके बाकी के पेपर चेक होंगे, नहीं तो पेपर नहीं चेक होंगे। इसी के अंदर जब हमने अभी तक प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वही सब्जेक्ट मेंस में भी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। जब आप यहाँ पे हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो मैं एक ओरिएंटेशन क्लास 1.5-2 घंटे की आपकी लेता हूँ, जिसमें मैं पूरी रोड मैप बनाता हूँ कि हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं और आपकी किस तरह से तैयारी का एक चलन होना चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव होते हैं। जो मेंस एग्जामिनेशन है जिसको बोला जाता है जो स्कोरिंग पार्ट है, ये वाले सारे पेपर अब स्कोरिंग है। जो स्कोरिंग पेपर है अगर आप वेटेज देखोगे तो 3 जीएस 200 मार्क्स के हैं। ऑप्शनल पेपर एक पेपर होता है जिसको बोला जाता है ऑप्शनल पेपर, इसके बारे में मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाई है जो आपके साथ शेयर करूंगा। ऑप्शनल पेपर भी 200 मार्क्स, 100 मार्क्स का ऐसे। टोटल मेंस एग्जामिनेशन की जो वेटेज है वो है 900 मार्क्स। इस 900 मार्क्स में से आपको नंबर मिलेंगे, आपके यही नंबर आपकी रैंक में बहुत हेल्प करेंगे। 2 साल पहले एक हमारे स्टूडेंट है विपिन, उनकी मेंस के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स आए, सबसे ज्यादा, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स थोड़े से कम आए। जब लास्ट में आपकी रैंक निकालनी होती है या मेरिट निकालनी होती है तो ये किस बात पे निर्भर करेगी? ये आपके मेंस के मार्क्स पे निर्भर करेगी और आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं इस पे आपकी रैंक डिपेंड करेगी। तो जैसे विपिन की रैंक 4 आई लेकिन मेंस में सबसे ज्यादा नंबर आए, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर नहीं मिले। कुछ विद्यार्थी हैं उनको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते कि पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है तो उनके इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आते। जैसे इस बार हमारे एक विद्यार्थी रहे कार्तिक के, रैंक 3 आया उनका, तो इंटरव्यू में 119 मार्क्स मिले। तो आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक को लाने में। लेकिन मेंस के मार्क्स में अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे तो इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स भी आ गए फिर भी आपकी अच्छी रैंक आएगी, जैसे विपिन की रैंक आई, राइट। तो इस तरह से हमारे ये जो 7 पेपर हैं जिसमें 3 पेपर जनरल स्टडीज, 2 पेपर ऑप्शनल, 1 पेपर एस्से और हिंदी और इंग्लिश, टोटल 7 पेपर का सेट है जो कि आपके कमीशन के अंदर पूछा जाता। 8 पेपर का सेट है जो मेंस के अंदर आपने देने हैं। इन 8 में से भी केवल 6 पेपर ऐसे हैं जो स्कोरिंग है और ये 900 मार्क्स का पूरा मेंस का पेपर रहता है। एक एक जनरल स्टडीज का पेपर के अंदर जैसे 3 जनरल स्टडीज के पेपर इसमें बहुत अहम रहते हैं, हैवी है। जैसे एक पेपर के आप बारे में लिखिए, इसका डिटेल्ड सिलेबस आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। जो जीएस 1 है, जनरल स्टडीज 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट को क्लब करके रखा हुआ है। एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, देखिए एक सब्जेक्ट है एथिक्स। तो एक ही के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट रख दिए। और एक सब्जेक्ट है आपका गांधीयन थॉट। तो हैवी है ये तैयारी, तभी मैंने बोला कि मेंस निकालना बहुत टफ है। जनरली बच्चे खुद सेल्फ स्टडी से प्रीलिम्स निकाल लेते। मेंस का सिलेबस इतना ज्यादा है और मेंस के अंदर एक डिफरेंट एप्टीट्यूड चाहिए। इस शब्द को हमेशा याद रखना अगर ये तैयारी कर रहे हो। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो
और आंसर राइटिंग टिका के नहीं कर रहे। आंसर राइटिंग का मतलब है यहाँ आंसर लिखने की डिफरेंट विधि है। सिविल सर्विसेज में जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लिखते हो वो बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पे पेपर की रिक्वायरमेंट है एक आंसर क्रिस्प होना चाहिए। इस कीवर्ड, ये वर्ड लिख लो जो मैं लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स होने चाहिए, आंसर्स के अंदर फ्लो चार्ट होना चाहिए, आंसर्स के अंदर करंट अफेयर होना चाहिए। बहुत टफ होता है ये आंसर लिखना, आप समझिए। तभी 220 विद्यार्थी जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो धांसू हैं, उन 220 में से मेंस कितनों का क्वालिफाई हुआ इस बार? 16। तो आप समझिए 1% का भी सिलेक्शन रेट नहीं है। 220 में से 16 को अगर देखा जाए तो 0.5 के आसपास जो है, 0.75 के आसपास सिलेक्शन रेट हुआ है। तो इतना कम जो है बच्चा क्वालिफाई इसको करता है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि एक आंसर में आपको डेटा भी होने चाहिए, आंसर के अंदर डायग्राम भी होना चाहिए जब आपका पेपर क्वालिफाई होगा। तो GS1 के ये सिलेबस आपको देखने को मिलते हैं। लिखते जाइए मेरे साथ साथ। GS2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, एक एक पेपर बहुत हैवी होता है और एक GS 200 मार्क्स का होता है। इसके बारे में भी लिख ले, 200 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 28 क्वेश्चन। हर GS में यही पैटर्न होता है। GS2 के साथ आता है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके। और साथ में आता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो आर्ट्स का भी बच्चा है, साइंस वालों ने घबराना नहीं है, साइंस कॉमर्स वालों ने, जो आर्ट्स का भी उसने भी नहीं पढ़े, उसने भी एक दो ही सब्जेक्ट पढ़े थे। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 18 सब्जेक्ट हैं अगर मैं CSAT को भी इंक्लूड कर लूँ तो। इंटरनेशनल रिलेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, अगर किसी ने IIT निकाला हो, NIT में पढ़ा, तो उसको भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें IIT और NIT वाले ही डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट है। उनको लगता है कि उन्होंने एक ऐसा पहले पेपर निकाला जिसमें 3 सब्जेक्ट है, इस पेपर में 18 सब्जेक्ट है, तो इतने सारे सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो इसीलिए इसका जो है टास्क बिल्कुल डिफरेंट होता है। GS3 के अंदर आपके सब्जेक्ट देखो, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है GS3 में, एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, एक सब्जेक्ट है एनर्जी, एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर GS3 में। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कितने सब्जेक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं? स्पेस। और इन्हीं सब के बाद के अंदर एक सब्जेक्ट है HPGK फॉर मेंस, ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो इतने सारे सब्जेक्ट जैसे गिने इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब्जेक्ट ये, और 3 सब्जेक्ट आपके CSAT के, तो टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। और 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, एक ही ऑप्शनल है लेकिन उसके 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह का आपका ये मेंस एग्जामिनेशन रहता है, काफी टफ इसका तरीका है। जो मेंस को क्वालिफाई करता है, जैसे मैंने नंबर बताया कि अगर मेंस के अंदर इस बार 220 बच्चा बैठा था, उसमें से जो क्वालिफाई हुआ है वो 16 बच्चा क्वालिफाई हुआ है, कुछ भी सिलेक्शन रेट नहीं है, तो इसमें से भी जो फाइनली रैंक आएगी वो 11 बच्चों की रैंक आएगी। तो इतना कॉम्पिटिटिव ये पेपर रहने वाला है। क्लियर? तो इसलिए इस पेपर को अगर हम एक सही प्रोसेस के थ्रू तैयार करें, सही तरीके से तैयार करें, एक शब्द में आप लोगों को लिख के जा रहा हूं, अप्रोच इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही अप्रोच नहीं, अप्रोच का मतलब क्या है, इस पेपर में सही डायरेक्शन नहीं है, तो आप भी इन 16,000 विद्यार्थियों में से जो 11 की रैंक आई है, बाकियों की नहीं आई है, अगर देखा जाए 15, 90, 88 बच्चों की रैंक नहीं आई है, आप इनमें से एक बच्चे होने वाले हो। मींस आप 3-4 साल तक पेपर तो देते रहोगे लेकिन क्वालिफाई नहीं करोगे, अपना करियर खराब इसमें बहुत सारे बच्चों का करियर इसमें सैबोटाज हो जाता है। तो इसलिए तैयारी को बहुत स्ट्रिक्टली परस्यू हमें करने की आवश्यकता है। इससे अलावा अगर आपको कोई पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, सिविल स्टाइप उसके लिए कभी भी चार्ज नहीं करता। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं इसी तरह की से चाहे फ्री में हो चाहे पेड कोर्सेज के माध्यम से हो, हर प्रकार के बच्चों को गाइड करते हो, तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक्स अ लॉट।